हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उनको सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने भी नहीं देखी है वह क्लास, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 विधियां दी गई हैं। तो वह कौन सी विधि है जिसके निस्तारण के द्वारा दोस्तों जो है ना वायु में प्रदूषण फैलता है। तो भूमि की भराई, कंपोस्ट। तो दोस्तों, जो कंपोस्ट है ना, ये तो एक जैविक खाद है, तो इससे तो प्रदूषण नहीं फैलता है। वह भी कौन सा दोस्तों, वायु प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं फैलता है। कृमियों से खाद बनाना या फिर भस्म करना। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर भस्म करना जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भस्म करना विधि है ना, इसके द्वारा वायु में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है। तो दोस्तों बताइएगा, पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या फिर पुनः स्थापन। तो वह कौन सा स्थान है जो दीर्घकाल से बाढ़ से जो प्रभावित होता है तो स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है। तो दोस्तों जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण का कारण होता है, क्योंकि दोस्तों मतलब कि दीर्घकाल लंबे समय तक जो है ना बाढ़ से प्रभावित होता है। जो स्थानीय लोग रहते हैं ना, वह स्थानांतरित होते हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसका कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है गाइज, बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? या दोस्तों इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि टेपियोका कहाँ के लोगों का प्रमुख व्यंजन है। तो यदि इस प्रकार से पूछता है तो केरल के लोगों का प्रमुख व्यंजन है। और केरल में ही सांतघाटी है, जो कि जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बताइएगा यहाँ पर टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, टेपियोका का जो दूसरा नाम है ना तो शकरकंदी है, ना ही अदरक है और ना ही मूली है, बल्कि इसका जो दूसरा नाम है वह कप्पा है। क्या है दोस्तों? कप्पा है टेपियोका का दूसरा नाम। तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ना पहली बार आया है सीटेट में, और इसके काफ़ी ज़्यादा 100 में से 101% चांसेस हैं कि रिपीट ज़रूर से होगा, इसलिए आप ज़रूर से इसको याद कर लें। आगे देख लेंगे हांगकांग में। और दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजैन, लिंगहुफेन, मापू टोफू या फिर सुशी। तो दोस्तों, सुशी जो है ना एक मछली है, एक मछली की प्रजाति है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यह घुमाकर भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे हांगकांग में जो है ना, वह लिंगहुफेन जो सांप है ना, उसका भोजन काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसको घुमाकर भी कहा जा सकता है कि इस प्रकार से मैं और मेरी माता एक देश गए जहाँ पर हम लोगों ने लिंगहुफेन जो सांप है ना उसको खाया। तो वह लोग कहाँ के निवासी थे? तो हांगकांग के। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए, बस हमको तो सही करना है। इसलिए दोस्तों, आप जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको याद रखिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली और सुई जैसी चोंच। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जिसका भी 20 को जो है ना एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि जो अभी 2021 और 2022 जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए ना, जो 20 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी के 30 क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जो पक्षी रहते हैं ना, उनकी चोंच को मीट को काटने और खाने में कब काम आती है? जो मतलब हुक जैसी रहती है ना, वह मीट को काटने के काम आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ता के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों, अंडे के सैंडविच में तो टाइम लगेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कस्टर्ड में भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और डोसा में भी बिल्कुल टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भेलपुरी है ना, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये जो आपको व्यंजन दिख रहा है ना इन 3 के मुकाबले। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पट्टू चित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? तो बताइएगा दोस्तों, जो पट्टू चित्र है ना, इसकी कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग और हस्तशिल्प है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़ीसा। जो पट्टू चित्रकला है ना, उड़ीसा की परंपरागत और मतलब कि लोकप्रिय
हस्तशिल्प पेंटिंग है। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मधुबनी चित्रकला है ना किस राज्य से संबंधित है। तो जो मधुबनी दोस्तों जो चित्रकला है ना किस राज्य से संबंधित है, वह बिहार से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है, बिहार से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों एनवायरनमेंट की जो क्लासेस हैं ना उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यदि उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 में से 30 नहीं तो 25 मार्क्स तो आप ले ही आएंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो दोस्तों देखिएगा, जो विटामिन सी रहता है ना उसके अंतर्गत खट्टे पदार्थ आते हैं। कैसे पदार्थ आते हैं, खट्टे पदार्थ आते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है विटामिन सी कौन कौन से में हो जाएगा। देखिएगा, ब्रोकली इसमें तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सोयाबीन बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो गलत ही हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे स्ट्रॉबेरी और संतरा, ये दोनों भी ठीक हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर सोयाबीन है तो ये भी नहीं होगा। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, अब नींबू और स्ट्रॉबेरी तो ठीक है, लेकिन दोस्तों दूध में थोड़ी विटामिन सी होता है, तो ये वाला भी गलत है। अब बच कौन सा रहा है, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इनमें से दोस्तों जो है ना वह विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी ही पाया जाता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है, सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। तो दोस्तों भाई कौन सा राज्य है जिसमें झूम खेती की जाती है। तो आपने दोस्तों झूम खेती के बारे में तो सुना ही होगा कि एक फसल उगाने के बाद उसे कई सालों तक छोड़ दिया जाता है, उसके जो खरपतवार रहते हैं उनको वहीं पर जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो खेती है ना कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ पर लोकप्रिय है, तो ये मिजोरम में है। कहाँ पर लोकप्रिय है, मिजोरम में लोकप्रिय है। अब दोस्तों हम लोगों ने बिहार से बात की थी कि जो मधुबनी चित्रकला है ना वह कहाँ के राज्य से रिलेटेड है, तो वह बिहार राज्य से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वहीं पर दोस्तों हम उत्तराखंड से याद आता है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था, और फूलों की घाटी जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है उत्तराखंड में ही स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, याद रखना। आगे देख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में दोस्तों देखिएगा, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से हैं। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन कौन से हैं, तो बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो फसल कटने पर जो दक्षिण भारत में जो त्यौहार मनाए जाते हैं तो वह कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आप इस ये जो क्वेश्चन है ना यदि आपको नहीं भी पता होता और आपको थोड़े बहुत भी पता होता ना तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते थे। कैसे, देखिएगा यहाँ पर दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम पोंगल ठीक है, उगादी भी ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जो बिहू है ना वह कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये असम का है। कहाँ का है दोस्तों, असम का है, जो कि फसल कटाई पर मतलब कि इसको आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये असम का है, और असम तो दक्षिण भारत राज्य है ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी राज्य है, तो ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर ही बिहू है तो ये भी नहीं होगा। अब दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिहू है। तो आप यदि आपको बिहू के बारे में पता था ना थोड़ा बहुत भी, तो दोस्तों जिनको नहीं भी पता है ना वह इसका राइट आंसर बिल्कुल लगा के आए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओणम, पोंगल, उगादी और विशु, ये जो है ना दोस्तों ये दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने पर पर्व हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और लोक नृत्य से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बरली जनजाति बरली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी और पत्थरों से। तो दोस्तों जो बरली जनजाति है ना, बरली आर्ट कला है जो कि एक सुप्रसिद्ध किस चीज़ से बनती है दोस्तों, तो ये जो है ना ये काय से बनती है, गाय के गोबर और मिट्टियों से बनती है। काय से बनती है दोस्तों, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो कर्क रेखा है ना भारत के लगभग 7 राज्यों से होकर गुजरती है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं तो आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ये जो है ना दोस्तों ऑप्शन में 3 राज्य हैं, मतलब कि इनसे जो कर्क रेखा है ना वह होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है और उसे गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, जहाँ पर अजय वहाँ से गैंगटॉक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा पहले क्या होगा, तो देखिएगा वह क्या करेगा, अजय भोपाल में है, मतलब भोपाल कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत के मध्य में है। उसके बाद उसे गैंगटॉक
गैंगटॉक जो है ना सिक्किम की राजधानी है। तो पहले वह उत्तर में जाएगा, उसके बाद दोस्तों पूर्व में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या करना है, पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, तो वह फिर दोस्तों दक्षिण में जाएगा और फिर पूर्व में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत कौन सा आता है जो कि सबसे छोटा पक्षी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे छोटा पक्षी कौन है, ठीक है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि जो उत्तर ध्रुवीय से आता है ना, वह सबसे छोटा पक्षी प्रवासी कौन सा है, दोस्तों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। छोटी जलरंग स्टेंट जो है ना, यह सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो कि उत्तर ध्रुवी से भारत आता है। तो याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर रोनी ने इटली से, दोस्तों देखिएगा, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। इटली से जो है ना भारत की योजना बनाई। दोस्तों इटली की राजधानी जो है ना रोम है। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है, डिब्बा बंद। तो दोस्तों डिब्बा बंद तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना ख़राब हो जाएगी। अब निर्जलीकरण भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लवणन, ठीक है ना, और सोल्टिंग, तो ये भी नहीं है। लेकिन दोस्तों निर्बाध पैकिंग जो है ना, यह बिल्कुल सही मतलब कि एक तकनीक है जो कि वहाँ से वो चीज़ पनीर को ला सकती है बिना खराब हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पेडागोजिकल क्वेश्चंस आ गए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर 15 नंबर के जो है ना वह पेडागोजिकल आता है, और 15 नंबर जो एनवायरनमेंट के हैं ना, जो जैसे कि पारिस्थितिकी वगैरह और जो पशु पक्षी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य यहाँ से पूछे जाते हैं। देखेंगे ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईबीएस शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसको कैसे शिक्षण करेगी एक ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए, आवाज़ में संदेश साझा करें। क्यों, क्योंकि दोस्तों बच्चा जो है ना दृष्टिबाधित है, आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो वह उसके क्या आवाज़ों के माध्यम से उसको बताएंगे ना। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेंगे, बिल्कुल। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों ठोस अनुभव का उपयोग करना, अब ठोस अनुभव जो है ना दोस्तों, इसका उपयोग नहीं करें क्योंकि बच्चा देख ही नहीं पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर श्रवण बाधित। अभी देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की, दृष्टि बाधित। अब आ गया श्रवण बाधित, जो कानों से नहीं सुन पाते हैं उनको श्रवण बाधित बोला जाता है। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो दोस्तों किस प्रकार से करना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए, बी, सी और डी, मतलब कि सभी के सभी ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ये भी ठीक है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ये भी ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे हैं ना दोस्तों, वह कैसा है, श्रवण बाधित है। अब सभी बच्चे थोड़ी श्रवण बाधित हैं। अब वह बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके लिए एक अलग से ऑफलाइन कक्षा प्रबंध भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों उपशीर्षक और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। तो दोस्तों बच्चा देखेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अधिक दृश्यों का उपयोग करना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वह श्रवण बाधित है ना, तो वह देखकर जो भी चीज़ें सीखेगा ना तो काफ़ी अच्छे से सीख जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। जिन्होंने भी ये लगाया था ना तो उनके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो दोस्तों किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ना वह हो जाएगा स्वयं आकलन और उपकरणों का, ठीक है ना। काय का दोस्तों, स्वयं आकलन और उपकरणों का उपयोग करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन उपकरणों को, ना ही ये तीनों के तीनों नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो आंसर बता रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू जो सीटेट के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई ना, उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आगे देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा, एक ईबीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए, दोस्तों अंकुरण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आते हैं तो इनको भी अच्छे से पढ़ना, विद्यार्थी को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर देखिएगा अंकुरण विधि को समझा रहा है। कौन सी विधि को समझा रहा है, अंकुरण विधि को समझा रहा है। तो कौन सी विधि उपयुक्त है, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ चार्ट तैयार हो रहा है, बच्चा ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको जो है ना सबसे बेहतर ढूंढना है, तो ये तो नहीं है।
अब सिर्फ बीजों को गमले में लगाना है, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल नहीं है। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, अब दोस्तों देखिएगा हमको क्या करना है, अंकुर विधि से समझाना है। तो यहाँ पर मूंग से जो है ना जब अंकुर निकलेगा ना तो बच्चा काफ़ी अच्छे से समझेगा, उसको देखेगा और देखकर जो भी सीखता है ना वह ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, ये वाला भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईबीएस की अध्यापिका ने अपनी कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनकी एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों बताइएगा इसका क्या उद्देश्य होगा बच्चों के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा छात्रों को घर में व्यस्त रखना, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना बच्चों को सिखाना है, व्यस्त तो रखना ही नहीं है ना। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना है जो लुप्त होने के कगार पर हैं, तो ये भी नहीं है। जरूरी थोड़ी है दोस्तों वही पक्षी आएंगे जो लुप्त हो रहे हैं, अब लुप्त हो गए हैं तो वह कैसे आएंगे अन्न को खाने। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, ये ठीक लग रहा है। लेकिन फोर्थ वाला भी देखेंगे, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति नहीं देंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ये वाला भी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों दीपावली वगैरह। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये सब अलग बात है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमारे जो जीवन में उत्सव है ना उनके मूल्यों को हमको यहाँ पर जो संकल्पना है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहा है जो एक शिक्षक है ना बच्चों को समझाने की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, भोजन जो संरक्षण है उसकी तकनीकियों का संरक्षण दे रही है, तो उसके लिए उत्तम युक्ति कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? तो देखिएगा, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। अब देखिएगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर बच्चे चार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो बेहतर होगा ना हमको उसको लगाना है, तो ये भी ठीक लग रहा है। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सिर्फ नमूनों की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर तो वन वाला है। और दोस्तों आप देखेंगे आगे, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, तो ये भी गलत है, ठीक है ना, ये ठीक नहीं है। मतलब कि दोस्तों आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके, दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये वाला भी कट जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भ्रमण की बात हो गई है। जब बच्चा अपने सामने चीज़ों को देखता है ना तो उसका जो भी ज्ञान रहता है ना वो उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, तो बिल्कुल दोस्तों 4th वाला राइट आंसर है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक ईबीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ फुलवारी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए वह निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मतलब जो फुलवारी पढ़ा रही है उस शिक्षण के लिए वह कौन सी संसाधनों का उपयोग कर सकती? भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार से रिलेटेड है, विभिन्न स्थानीय फूल, या फिर कार्य पत्रक। तो दोस्तों किसका उपयोग कर सकती है वह? तो दोस्तों ये चारों का उपयोग वह कर सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा, भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, ठीक है ना, विभिन्न स्थानीय फूल वगैरह, यहाँ पर तो वह सभी के सभी का उपयोग कर सकती है, कार्यपत्रक वगैरह। तो ABCD वाला मतलब 1 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? तो वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना। तो दोस्तों देखिएगा नारे तो नहीं होगा, ठीक है ना, वाद विवाद भी ठीक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमको सबसे बेहतर चुनना है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना जो है ना अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदन करने के लिए सबसे अच्छी मतलब प्रभावकारी विधि हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली
तरीका कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो है ना, कहाँ पर दोस्तों, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति यहाँ पर बच्चों को संवेदनशील करने के लिए जो प्रभावशाली तरीका है ना, उसको बताना है। तो दोस्तों देखिएगा, सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, रेडियो। तो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक है ना सबसे प्रभावशाली तरीका और विधि हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों नुक्कड़ नाटक है जो है ना, उसके माध्यम से प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो जो बच्चे हैं ना उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे और जो ज्ञान है ना उसको स्मृति में स्थायी कर लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों पाठ्यचर्या जो है ना पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य सफल करने के लिए किस प्रकार की होना चाहिए। यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्शंस दोस्तों, उनमें भरना है पर्यावरण डैश के अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम, पर्यावरण डैश अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिए कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्नलिखित में से क्या विकास करना चाहता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो आप इसका आंसर जो है ना उसमें भूल कर देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो छात्रों है ना, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बिल्कुल दोस्तों बच्चे देखेंगे उसे तो यहाँ पर आंकड़ों को जो है ना उनको दर्ज भी करेंगे और छात्रों में जिज्ञासुता, उत्सुकता बढ़ेगी उनमें, ठीक है ना, किस प्रकार से फूल खिल रहा है, उसमें बाहर आ रही है, तो ये भी ठीक है। आप प्रकृति के सौंदर्य के अजूबे को देखना, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सी वाला और 4th वाला, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। नंबर 1 और नंबर 2 सही हो जाएगा, मतलब कि ए और बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईबीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो ट्रैफिक में जो मतलब कि जो रेड लाइट जल जाती है तो वाहन का जो इंजन रहता है उसको बंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बच्चों जो है उनको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जागरूक करना है। तो उसके लिए शिक्षिका एक चर्चा करती है, छात्रों को संप्रेषित करना चाहती है, तो वह किस प्रकार से करेगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वायु और ध्वनि प्रदूषण, अनवीनीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, और यहाँ पर सरकार से रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में ए, बी और सी, डी दिया, मतलब कि ये सभी के सभी जो ऑप्शन है ना सभी के सभी सही हो जाएंगे कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईबीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की, वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। तो वह सभी के 4 ऑप्शन है ना इनके माध्यम से वह उनको जागरूक करना चाहती है। आगे देखेंगे दोस्तों, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा उस चर्चा का क्या उद्देश्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 4th में देख लेते हैं क्या ABCD है। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी जो सभी के सभी ऑप्शन है ना वे सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो देखिएगा, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में दीपावली आती है, होली आती है, तो जो स्थानीय पदार्थ रहते हैं उनके माध्यम से भी हम लोग जो है ना अपने घरों को सजाते हैं। तो दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है, इस चर्चा का उद्देश्य छात्रों की रचनात्मकता, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रचनात्मकता हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसमें वृद्धि करना, बिल्कुल यहाँ पर जो रचनात्मकता है ना दोस्तों इसमें वृद्धि जरूर से करनी चाहिए बच्चों की। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी ठीक है। स्थानीय विक्रेताओं की सहायता करना, ये भी ठीक है। और यह साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती हैं, तो दोस्तों ये वाला भी ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। ABCD जिसमें भी ऑप्शन में है ना तो 4th में है, राइट आंसर 4th है। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कौन सा जो है, दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। तो दोस्तों जो है ना वह कौन सा साधन है जो पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, तो वह कौन सा है, दृष्टांत अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने
30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ईबीएस के दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। एक बात और दोस्तों, जो आने वाली सीटेट है ना, उनमें जो पिछले क्वेश्चंस है ना, उनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप इन क्लास को शेयर कर दीजिए आपके जो भी मित्र वगैरह फ्रेंड्स वगैरह, ताकि सबको जो है ना मतलब कि इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती जाएंगी और सीटेट की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। और दोस्तों संस्कृत में यदि आप कमज़ोर है ना, तो उसकी तैयारी भी आपको अच्छे से यहाँ पर करा दी जाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।